और अब खबरें तफसील के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर आज तबादले ख्याल किया गया, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा समेत राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी के सदर, कौमी सदर जेपी नड्डा और सीईसी के दिगर अरकान के साथ वज़राए आला शामिल रहे, जिसमें कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस बैठक में यह तय किया गया कि बीजेपी तकरीबन 90 के आसपास एमएलए को फिर से टिकट देगी और वजीर आला बसवराज बोम्मई शिगांव असेंबली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र शिकारपुरा विधानसभा सीट से और सीटी रवि चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की भी बैठक खत्म हो गई है। पार्टी नेता दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग में पहुंचे। इस मीटिंग में कर्नाटक चुनाव के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान कांग्रेस का बचे हुए 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाने की खबर है। उत्तर प्रदेश बल्दियाती चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी चुनाव आयोग ने बताया है कि यूपी में निकाय चुनाव 2 दिन होने वाले हैं, जिसमें 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 13 मई को इस चुनाव के नतीजे जारी होंगे। यूपी बल्दियाती चुनाव के लिए 2 मरहले में वोटिंग होनी है। पहले फेज में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी शामिल हैं। इसके साथ ही दूसरे फेज में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट बदनामी के खिलाफ एक्शन में हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने अपनी ही हुकूमत पर साबिक वसुंधरा राजे हुकूमत के बदनामी के मामलात पर कोई कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया। पायलट ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और हमारे कांग्रेस लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन राजस्थान में हमारी हुकूमत एजेंसियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रही है। पायलट ने कहा कि अब 11 अप्रैल को अगर बदनामी के मामलात पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जयपुर में शोहदा की यादगार पर 1 रोजा अनशन पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि 1 रोजा अनशन के बारे में जिला इंतजामिया को जानकारी भी दे दी गई है। प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। वहीं बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर और सतीश पुनिया ने पायलट के इल्जामात पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है और ये कहानी कुर्सी की है। पिछले 4.5 सालों से कांग्रेस मुसलसल कुर्सी के लिए लड़ रही है, लेकिन पायलट के पास कोई और मसला नहीं है, इसलिए वो बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। 4 साल से अगर 1 या 2 व्यक्ति कांग्रेस के सत्ता का अनशन कर लेते तो राजस्थान बच जाता। ये इस समय इतने लंबे समय गुजरने के बाद में एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था
सत्ता का खेल रचा जा रहा था और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। अगर इतनी सी बात अगर ये कांग्रेस वाले समझ लेते तो आज राजस्थान की ये स्थिति नहीं होती और शायद आपस में भी जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं होती। देखिए, सचिन पायलट का बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी अंतर्कलह का एक नतीजा है। बीजेपी को तो बेजा वो बिना बात के ही इस्तेमाल करने के लिए नाम लेते हैं, बाकी झगड़ा उनका है, उनके घर का है। दुर्भाग्य है कि इनके किस्सा कुर्सी का ने राजस्थान की आवाम को त्रस्त किया है। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने टाइगर रिजर्व का दौरा किया। बांदीपुर की टाइगर सफारी में प्रधानमंत्री मोदी का नया अवतार भी दिखा। पीएम मोदी ने सिर पर काली टोपी पहनी, इसके साथ ही उन्होंने खाकी रंग की पैंट, कैमोफ्लेज टी शर्ट और काले रंग के जूते पहने नजर आए। नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर सफारी जीप की भी सैर की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फख्र की बात है और मुल्क ने सिर्फ बाघों को बचाया है बल्कि उन्हें फलने फूलने के लिए एक माहौल भी मुहैया कराया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में एक प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए पीएम मोदी ने बाघों की बढ़ती तादाद पर ध्यान देते हुए कहा कि ये फख्र का मौका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले सीएम शिंदे ने अयोध्या में रोड शो किया। अपने हिमायतियों के साथ उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अहाते में बन रहे भव्य राम मंदिर परिसर का इन्होंने जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई लीडर मौजूद रहे। अयोध्या और राम मंदिर
ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी भावना इससे जुड़ी हुई है और श्रद्धा और अस्मिता भी है, क्योंकि जब कल यहाँ हमारे हजारों की संख्या में 2-3 दिन से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और कल हम लोग लखनऊ में आए, वहां भी माहौल देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त है, हमारे कार्यकर्ता है। इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ में इकट्ठे हुए थे स्वागत के लिए, आप सभी ने देखा है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। बिहार में इफ्तार पार्टियों का दौर जारी है। इफ्तार पार्टी का इनेकाद आरजेडी की जानिब से आज किया गया। पटना में राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार समेत चिराग पासवान, पप्पू यादव, इसके अलावा कई लीडर मौजूद रहे। साथ ही साथ नीतीश काबीना के कई वुज़रा भी इस इफ्तार पार्टी में दिखे। यह जो रमजान है ना, यह अमन के लिए, नफरत के खिलाफ है, डर के खिलाफ है, भय के खिलाफ है और ये प्रेम के लिए, मानवता के लिए। मेरे परिवार का पुराना संबंध इस परिवार से रहा है और इस बार आने का कारण और विशेष इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बार मेरी भतीजी का भी जन्म हुआ है और जब से उनका जन्म हुआ है तब से मुझे व्यक्तिगत मौका नहीं मिला था तेजस्वी जी को मिलकर बधाई देने का, तो आज ये मौका था, उनको बधाई भी दी और हर बार की तरह जैसे यहाँ पे आता हूँ आया भी हूँ। ये सरकार इफ्तार पार्टी मनाने में सिर्फ लगी हुई है। आज आप लगातार देखें तो कई दिनों से इफ्तार पार्टी चल रही है। इफ्तार पार्टी करें, कोई रोकता नहीं है, लेकिन नवरात्रा की फलहार भी होनी चाहिए। नवरात्रा की फलहार कोई नेता जो सत्ता में बैठे हैं नहीं कर पाते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईसाइयों के त्यौहार ईस्टर के मौके पर इतवार को दिल्ली के एक बड़े चर्च का दौरा किया। पीएम मोदी सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। जैसे ही पीएम मोदी चर्च पहुंचे, पादरियों ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बच्चों ने चर्च में इकट्ठे दुआ की। इस दौरान चर्च में आम लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने पुरसुकून अंदाज में ईसा मसीह की दुआओं को सुना। आई थिंक सी इंडिया इज वन, भारत एक है, इसका सारा सबसे बड़ा सिंबल है। प्राइम मिनिस्टर हमारे चर्च में आया, उधर में प्रेयर किया, बहुत अच्छा सिंबल है। लोगों के साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाई और लोग भी काफी खुश नजर, बहुत खुश हैं, लोग बहुत खुश हैं। सारा बिशप्स और प्रीस्ट और लोगों के साथ सारा का बात किया और फोटो खींचा, बहुत खुश हैं। इसके कुछ पॉलिटिक्स है, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सबका प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए तो चर्च भी आया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जस्टर है। Now it is for the first time that the Prime Minister of India visited us, the Christian community, on an Easter day. So as we are celebrating the resurrection of Jesus Christ, we are very happy.
and grateful of such a wonderful visit. बहुत खुशी का मौका रहा क्योंकि पहली बार प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मोदी जी पहली बार आ रहे हैं और मेरे ख्याल में इतिहास में भी कोई एक प्राइम मिनिस्टर पहली बार इस चर्च में कदम रख रहे हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और विशेष करके मोदी जी आए, 9 साल तक नहीं आ पाए लेकिन इस बार तो आ गए हैं, तो इसलिए। और ईस्टर के दिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान मना रहे हैं तो इस दिन आए तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो और भी मिनिस्टर भी आते हैं और बहुत बड़े लोग आते हैं, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वही है लीडर हमारे, और ये खुशी का मौका रहा हमको। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो हम लोग जहाँ तक याद करते हैं पहली बार प्रधानमंत्री हमारे चर्च में विजिट किए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मतलब खुशी का दिन है। आज हम ईस्टर का पर्व हम मना रहे हैं, पास्का पर्व मना रहे हैं, और इस खुशी के मौके पे जब प्रधानमंत्री हमारे यहाँ हमारे पल्ली परिसर में जब पधारे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत की दोनों ही अहम सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को खत लिखकर सवाल के जवाब मांग रही हैं। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। सियासतदान सवालों की सियासत शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे से चिट्ठी लिखकर सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक और नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभावित मुलाकात किए जाने की चर्चा सामने आई। बीजेपी नेताओं की मुलाकात की खबर के बीच सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री से 11 बिंदुओं के जरिए चर्चा कर मांग करने की बात कही। इसके जवाब में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम बघेल को 13 बिंदुओं का पत्र भेजकर जवाब मांग लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली और इसे कहां खर्च किया गया। अब उन्होंने 11 बिंदुओं का प्रश्न हमसे पूछा तो हमने 13 बिंदुओं को जवाब दिया है। हमने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है। वो बार बार कहते हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, ये राशि नहीं मिल रही है, वो राशि नहीं मिल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2019-20 से अब तक केंद्र के सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसे कहां कहां उपयोग किया गया है, उसे क्या क्या काम कराए गए हैं, प्रदेश की जनता उसे जानना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल के पत्र का जवाब देने के बजाय बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सियासतदान सवालों की सियासत शुरू कर चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 11 बिंदुओं पर पीएम मोदी से चर्चा कर उसकी मांग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से गुहार लगाई, तो सीएम भूपेश बघेल के पत्र के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने 13 बिंदुओं पर सवाल पूछ डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित खातून के साथ इस्मतदरी और कत्ल मामले ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। रियासती हुकूमत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच इंतजामिया की मौजूदगी में आखिरी रसूमात अदा कर दी गई, लेकिन सियासत अब भी जारी है। पहचान छिपाने के लिए तस्वीरें भले ही धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इनके पीछे का स्याह सच समाज को स्तब्ध और सिस्टम को शर्मसार कर रहा है। जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि 21वीं सदी में भी क्यों एक महिला अपने घर में महफूज नहीं है। तस्वीरें बाड़मेर के बालोतरा की हैं, जहां दलित महिला से रेप और जलाकर हत्या करने के मामले में शनिवार देर रात प्रदर्शनकारियों से वार्ता के बाद रविवार को मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रविवार को अलसुबह जोधपुर से मृतका का शव पुलिस की निगरानी में लाया गया। वहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। पीड़िता के परिवारजन के साथ कल जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और स्थानीय विधायक और अन्य उपस्थित समस्त गणमान्य सम्मानित जनों के साथ हुई वार्ता के तहत पीड़िता के परिवारजन ने विभिन्न सरकारी योजनाओं में नियमानुसार अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने की शर्त पर बिना किसी दबाव के तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करने की सहमति प्रदान की।
समझाइश की राह इतनी आसान नहीं थी। पीड़िता की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। जाहिर है पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव था, जिसके बाद प्रशासन ने परिजनों को मनाना शुरू कर दिया। समाज पर भी एक तरीके का चुनौती है और सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि किसी अबला के साथ दुष्कर्म होना और उसके बाद उसको जलाकर मारा जाना, ये समाज के साथ तो है ही, लेकिन सरकार की, गृह मंत्रालय की, पुलिसिंग की, राजस्थान की सत्ता के इकबाल की कमजोरी साफ तौर पर जाहिर होती है। अभी बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत करनी है, जो हमारी अध्ययन दल समिति है जो करेगी। इस हृदय विदारक घटना की जांच के लिए बीजेपी ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। कमेटी में सांसद पीपी चौधरी, विधायक जोगेश्वर गर्ग और महापौर वनीता सेठ को शामिल किया गया है। जांच दल बनाने के अलावा बीजेपी के दिग्गज प्रदेश सरकार को घेरने में जुटे हैं। मेवाड़ में एक बच्ची से रेप होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मारवाड़ में एक मां के साथ रेप होता है, उसके ऊपर थिनर डालकर उसे आग लगा दी जाती है। लोगों में गुस्सा है, भय है, लेकिन अपराधियों में कोई भय नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार, अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। 4 सालों में एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। इसलिए नहीं सुनाई गई क्योंकि पुलिस उस तुष्टीकरण के कारण से कुछ ना कुछ कमियां छोड़ती हैं और उन कमियों के कारण से अपराधी बच निकलता है और उसको दोबारा अपराध करने का मौका मिलता है। एक और जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया अपनी करतूत से समाज को स्तब्ध करने वाले अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दे रहे हैं। अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट ही कर सकती पुलिस, तो और क्या कर सकती है। और बाकी तो समझाइश हो रही है। परिवार वाले मैं समझता हूँ कि समझदार हैं, वो मान जाएंगे। और क्योंकि घटना बहुत दुखद घटना है, किसी के परिवार में ये घटना होना ही दुखद घटना होती है। हम सबको बहुत दुख है इस बात का, और उसका मैं समझता हूँ कि समाज को भी आगे आना पड़ेगा कि इस प्रकार के तत्वों के समाज बाइकाट भी करे। समाज में ऐसे तत्व हैं, उनको बाइकाट भी करना चाहिए। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है, लेकिन सच यही है कि ऐसी घटनाओं के लिए पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर समाज अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। लड़कियों में पोशीदा खेल सलाहियतों को फरोग देने के मकसद से फौज ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के डंगी वच्छा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में रफियाबाद, सोपुर, बारामूला और हिंदवाड़ा से कुल 11 टीमों ने हिस्सा लिया। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने लड़कियों में खेलों की हौसला अफजाई के लिए फौज की कोशिशों को सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे लिए इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छा अच्छे कैश प्राइज के साथ जो ये टूर्नामेंट करा है। हम चाहते हैं हमारे लिए ऐसे और भी टूर्नामेंट्स होए, ताकि जो वॉलीबॉल एक गेम है, जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे वॉलीबॉल का, हम चाहते हैं सब यूथ इसी में आए। हर एक स्पोर्ट्स फील्ड में, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो, हम चाहते हैं यूथ इसी में हो। स्पोर्ट्स में स्टेट खेल के आई हूँ पहले भी। हमने यहाँ पे कल भी एक मैच खेला और मेरी टीम ने पूरी मेहनत की और हमने कल का मैच जीत लिया। इंशाल्लाह हमें आज भी उम्मीद है कि हम ये मैच भी जीत के ही जाएंगे, फाइनल तक भी पहुंचेंगे और फाइनल भी जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इंडिया आर्मी के, इन लोगों ने यहाँ पे इवेंट रखा हम लोगों के लिए, हमें भी मौका मिला। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने ट्यूलिप गार्डन के हवाले से कहा कि रोजगार पैदा करने का एक बेहतरीन मौका है। मरकजी वजीर ने कहा कि लोग यहाँ लुत्फानंदोज होने के लिए आए हैं, ताहम उन्होंने किसी सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब खुश हैं और यहाँ का माहौल पुरअमन है। लोग मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों से फायदा उठा रहे हैं। किरण रिजिजू ने बडगाम में डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर लीगल डिफेंस का भी इफ्तिताह किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब।